आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं और एक कंफ्यूजन रहता है, आपको डायलेमा में होते हैं कि कैसे हम अपने डी फार्मा के फाइनल एग्जाम्स में अपनी आंसर शीट्स लिख सकते हैं, मतलब कि आंसर्स कैसे लिखें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डी फार्मा के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें कैसे हम अपनी आंसर शीट्स में आंसर्स को और अच्छे से लिख सकते हैं, जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 6 प्रमुख बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जो कि एक बच्चे को, चाहे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है या डी फार्मा सेकेंड ईयर में है, उसे उन पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर वो इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर काम कर लेता है बच्चा, तो वो अच्छे मार्क्स अपने ला सकता है फाइनल एग्जाम्स में। तो चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम अपने आंसर्स को और अच्छा और अट्रैक्टिव या इफेक्टिव बना सकते हैं। आप सभी बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, इस डायलेमा में रहते हैं कि कैसे हम अपनी डी फार्मा के एग्जाम्स की आंसर शीट्स को लिखेंगे। आपको समझ नहीं आता है कि कैसे हमें अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए अपनी आंसर शीट्स में, अपना जब एग्जाम होता है। समझ नहीं आता है कि कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कैसे हम अपने आंसर्स को इफेक्टिव बना सकते हैं, या क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं एक आंसर शीट को लिखने के लिए डी फार्मा के एग्जाम में। आज इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डी फार्मा के एग्जाम की आंसर शीट्स लिख सकते हैं और कैसे ये तरीके आपको आगे चलकर आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं डी फार्मा के, चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं या डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है इस वीडियो से, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक डी फार्मा के एग्जाम की आंसर शीट लिख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर हमें करना क्या चाहिए जब हमें आंसर शीट मिल जाता है। जैसे ही आपको आंसर कॉपी यानी कि आंसर शीट मिलती है, इन्विजिलेटर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एंट्रीज को फिल कीजिए और मार्जिन्स को ड्रॉ कर लीजिए। मतलब कि जो आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं, जिसमें इन्विजिलेटर्स आपको सारे डूज एंड डोंट्स बताते हैं एग्जाम्स के, और आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी एंट्रीज को फिल कर सकते हैं और मार्जिन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब मार्जिन्स को ड्रॉ करने के लिए इन्विजिलेटर्स नहीं कहते हैं, ना कोई ऐसी एग्जामिनिंग अथॉरिटी आपको बताती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें खुद से करना होता है। कैसे? साइड में आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक आंसर शीट हमें मिली तो स्टूडेंट ने अपनी एंट्रीज फिल करना स्टार्ट किया, जो उसका एनरोलमेंट नंबर होता है, रोल नंबर होता है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या उसका नाम है, ठीक है, ये सब एंट्रीज उसने फिल किया। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स ड्रॉ कर रहा है बच्चा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। इससे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर जो स्पेस बचती है मार्जिन्स के बीच में, उसी में हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, और ये एक इफेक्टिव भी और अट्रैक्टिव भी बनाता है हमारे आंसर को। ना तो हमारी लाइंस अप एंड डाउन जाती है, ना कोई बाहर जाती है, ना कोई अंदर रहती है, सिर्फ जो एक मार्जिन्स के बीच का स्पेस आपको मिलता है, आप उसी में अपना आंसर लिखते हैं। यह है सबसे पहली बात। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमेशा जैसे ही आप अपनी एंट्रीज फिल कर लें, क्वेश्चन पेपर को आपको उसको रीड कर लें अच्छे से। मतलब जब एंट्रीज फिल कर ली और आपने मार्जिन्स ड्रॉ कर लिया, तो आप अपना क्वेश्चन जब पेपर आपको मिल जाता है तो आप उसको एकदम से रीड कर लीजिए केयरफुली, समझ के साथ, सूझबूझ के साथ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वो आप अपने माइंड में डाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा, आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा जब आप आंसर्स लिखना प्रारंभ करेंगे, आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या स्टेप हमें लेना चाहिए? हमेशा जब भी आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें तो उस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आता है। यह सवाल अक्सर हर बच्चे के मन में रहता है कि हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए अपना आंसर को लिखना। क्वेश्चन पेपर में डिपेंड होता है कि 2 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं,
अमूमन मैं आपकी बात करूं डी फार्मा के फाइनल एग्जाम्स की, तो 3 सेक्शन आते हैं। एक लॉन्ग आंसर्स का होता है, एक शॉर्ट आंसर्स का होता है और एक वेरी शॉर्ट आंसर्स का होता है। जैसे ही आपने अपना क्वेश्चन पेपर रीड किया तो आपको समझ आ जाता है कि आपको सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्शन आता है। जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि हम अपने आंसर को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। सर, मैंने लॉन्ग आंसर सबसे पहले अटेम्प्ट किया, मेरे को वो अच्छे से आता है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं। एक इसी का ही एग्जांपल देते हुए मैंने आपके साइड में एक छोटी सी वीडियो डाली है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन मिला उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एनाटॉमी से आपका क्वेश्चन आया, डिफाइन एनीमिया, फुल स्टॉप। देन उसमें पूछा व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, क्वेश्चन मार्क। देन उसमें आगे कंटिन्यू किया, ऑल्सो मेंशन द टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो अब आप इस आंसर को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो क्लिप में। बच्चे ने सबसे पहले एनीमिया की डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद में उसने साइन एंड सिम्टम्स लिखे। अब ध्यान दीजिएगा, साइन एंड सिम्टम्स को उस बच्चे ने पॉइंट वाइज नहीं लिखा, उसने एक फ्लो चार्ट सा बनाया है, उसने एक डायग्राम बनाया है जिसमें साइंस को बीच में रखा, फिर उस पर एक बबल बना दिया, क्लाउड बना दिया। देन उसके बाद जितने भी साइंस थे, उसके 4 थे या 5 थे, तो वो उसने जो है बेसिकली उनको अलग अलग बॉक्सेस में, अलग अलग क्लाउड्स में लिख दिया। ऐसे ही उसने सिम्टम्स का भी एक डायग्राम बनाया। सो इससे होता क्या है, आपका जो आंसर होता है ये बहुत अट्रैक्टिव बनता है, बहुत इफेक्टिव होता है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होता है। और जो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट्स चेक करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा होता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे ने इतनी मेहनत से आंसर लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है, तो आपको उस पे भी मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद देन क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन एंड सिम्टम्स के बाद आपको टाइप्स भी बताने हैं। तब बच्चे ने देखिए कि टाइप्स को लिखना स्टार्ट किया और उनके बारे में बताया थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जांपल, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पढ़ाया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बताया। तो इसी तरीके से ऐसे हमें अपने आंसर को एक अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाना चाहिए, जो कि एक एग्जामिनर के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है और अच्छे से कॉपी चेक करता है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट कि जब भी आपका एक आंसर खत्म होता है, यानी कि एक आंसर आपका फिनिश हो जाता है, तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर उसके बाद दूसरा आंसर स्टार्ट कीजिए। इट मींस कि जहां पर आपका एक आंसर खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हुआ, उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप एक मार्जिन बना दीजिए, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इससे होगा कि अब इसके आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं हो रहा है, देन आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ये, जैसे ही आप लाइंस ड्रॉ कर दें वो एक आपको एक अट्रैक्टिव आंसर की तरफ ले जाता है। और साथ ही साथ जैसे आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 या पार्ट ए, तो आप इसको सेंटर में लिख दीजिए कि आंसर नंबर 1 और पार्ट ए या बी या सी जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसे सेंटर में लिखिएगा। उससे क्या होता है कि टीचर की निगाह एकदम पड़ती है, एग्जामिनर की निगाह एकदम पड़ती है कि ये आंसर इस पार्ट का है, ठीक है, तो वो अच्छा होता है। अब बात करते हैं जो सबसे मुख्य कारण होता है जिसमें बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, कि जिसकी वजह से उनके आंसर्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है, मींस कि उनके आंसर्स पे ज्यादा नंबर नहीं मिल पाते हैं। वो क्या होता है कि हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमें लाल या हरा यानी कि ग्रीन या रेड पेन यूज नहीं करना होता है अपनी आंसर शीट्स में। कोई भी आपको यह बात नहीं बताता है, यह बात मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रीन पेन और रेड पेन कभी यूज नहीं करना चाहिए। रीजन है, रेड पेन हमेशा यूज करते हैं टीचर्स और ग्रीन पेन यूज करते हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसीलिए हमेशा आप ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज कीजिए। ब्लैक पेन हेडिंग्स के लिए यूज कीजिए और ब्लू पेन अपने आंसर्स के लिए यूज कीजिए। और हेडिंग्स में आप ब्लैक स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी हेडिंग्स को और अट्रैक्टिव बनाता है। और जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं एक आंसर कंप्लीट होने के बाद, उसको भी आप ब्लैक स्केच से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर्स को और अच्छा बनाता है। अब बात आती है कि हमेशा सबमिट करने से पहले अपने आंसर शीट को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए।
कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपने छोड़ दिया हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आपसे रह गया हो, छूट गया हो। तो इसीलिए इन्विजिलेटर को अपनी आंसर कॉपी, आंसर शीट सबमिट करने से पहले अपनी शीट को एक बार या 2 बार उसको क्रॉस चेक कर लें, एक बार रिवाइज भी कर लीजिए जो आपने लिखा है वो ठीक है क्या। अगर आपको लगता है कि इसमें और ऐड किया जा सकता है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पर लिख दीजिए कि ये वाला पार्ट है और ये मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। या फिर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा सबमिट करने से पहले अपनी आंसर शीट को हमेशा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, एक बार थोरली रीड कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारे मेन पॉइंट्स जो कि एक बच्चे को डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर में हो, जिन्हें अपने एग्जाम्स लिखने से पहले, यानी कि डी फार्मा में जो आप अपनी एग्जाम शीट्स लिखते हैं, एग्जाम पेपर्स लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि कैसे आप डी फार्मा के फाइनल एग्जाम्स में अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आंसर्स लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से डी फार्मा की और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप गिवन क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप हमारा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल यानी कि फार्मेसी इंडिया लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपको लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स मिलते रहेंगे डी फार्मा से रिगार्डिंग। सो इसी तरीके से बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के